केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करनी थी। क्या कर लिए थे हमने? केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन कर ली थी हमने, चल रही थी। चल रही थी। ओके, केमिकल इक्वेशन चल रही थी, राइट? हाँ। देखिए एक बार बेटे रिकैप कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन में हमने क्या किया था? हमने बेटे ये कर लिया था कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को जो है लिखते हैं। ये सारी चीजें हमने कर ली थी। हेलो, हाँ मास्टर। ये हमने ये सारे किस तरीके से हम इसको केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। पहले हमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो उनके सिंबल फॉर्मूले लेफ्ट हैंड साइड पे लिखने होते हैं रिएक्टेंट के, ठीक है, और उसके बीच में एरो और प्रोडक्ट के सिंबल से फॉर्मूले कहाँ लिखते हैं हम? राइट हैंड साइड पे, ठीक है। इससे हमारी उसके बाद क्या करते हैं हम बेटे? काउंट करेंगे ईच एटम के नंबर दोनों साइड। या दोनों साइड में इक्वल है तो हम हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। दोनों इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है? उसको इक्वल करना है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। मान लीजिए इक्वल नहीं है तो उसको हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। और उनमें क्या होता है बेसिकली, दोनों तरफ नंबर क्या होते हैं हमारे? अनइक्वल होते हैं और मास भी क्या होंगे हमारे? अनइक्वल होंगे। क्लियर हुआ? हाँ। उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या है? दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स हमारे इक्वल होंगे हर एलिमेंट के, और दोनों तरफ क्या होगा? इक्वल मास होगा, ठीक है। तो बेटे जब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये हमने कल यहां तक हमने कर लिया था। और बैलेंसिंग क्यों करते हैं हम? टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब हम करेंगे बेटे, सबसे पहले तो अब हम करेंगे कि जो हमको एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है पूरा एक प्रोसीजर, ठीक है। आपसे कभी एग्जाम में वो पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ए बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। वैसे नॉर्मली पूछते नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको क्या होना चाहिए? वो आना बहुत जरूरी है। अब हम डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में, ठीक है। देखिए पहले क्या करना है हमको बेटे? केमिकल इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन हमको लिखना होता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था बेटे, जैसे एक हमारे पास है, अभी मैंने आपको समझाया था ना, ये जो लास्ट कल हमने समझा था कि बेटे हम रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और उसको हम राइट हैंड साइड पे रखेंगे प्रोडक्ट, और उनके बीच में एरो लगाएंगे जो कि हमारा रिएक्टेंट से टूवर्ड्स से प्रोडक्ट होगा। अब जैसे एक इक्वेशन है हमारे पास, एक रिएक्शन थी बेटे कि आयरन जब स्टील के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। एक आपके पास एक स्टेटमेंट आ सकता है, देखिए एक आपको एक स्टेटमेंट आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन, हॉट आयरन, क्या है? रेड हॉट आयरन रिएक्ट विद स्टीम। आपको ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द फॉर्म ऑफ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे क्वेश्चन आ सकता है बेटे? कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूं, वहां तो डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो, वहां कोई पूरा आपको प्रोसेस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको ये बताओ, आपको स्कूल में जो बैलेंसिंग सिखाई थी आपको पूरी तरीके से आ चुकी है या वहां डाउट है आपको? आ गई है। आ गई है, चलिए। अब ये देखो बेटे स्टेप देख लो। तो पहले हमने क्या किया कि वर्ड के फॉर्म में आयरन क्या है हमारे पास, यहाँ लिख लिया हमने स्टीम, साथ में इधर स्टीम लिख लिया। इससे क्या बना हमारे पास? फेरिक ऑक्साइड बना और साथ में हाइड्रोजन बना। तो हमने क्या किया, ये चारों चीजें हमने वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख ली और इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन, इसको हम बोलेंगे।
क्लियर हुआ? हाँ, आप देखिए, अब इस वर्ड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सिंबल इक्वेशन में। सिंबल इक्वेशन का मतलब क्या है कि आयरन का सिंबल लिखेंगे, स्टीम का सिंबल एंड फॉर्मूला क्या है, सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। जितने भी रिएक्टेंट हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, या कोई एलिमेंट है तो उसका एलिमेंट का सिंबल लिखना है, या फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिखना है, कंपाउंड है तो डेफिनेटली उसका पूरा फॉर्मूला हमें लिखना है। ठीक है, जी, तो यहाँ देखोगे बेटे कि यहाँ पर आयरन क्या है, हमारा एलिमेंट है तो हमने उसका एलिमेंट का हमने लिख दिया। स्टीम क्या है, हमारा एक कंपाउंड है, स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा वाटर H2O ही होता है। फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पर आयरन की दोनों बैलेंस ही यूज हो रही है। ये फेरिक ऑक्साइड को हम बेटे यहाँ पर आयरन 2,3 ऑक्साइड भी यहाँ पर बोलते हैं। ये इसका केमिकल नेम है नॉर्मल, ये नॉर्मल नेम है, कॉमन भाषा में बोलते हैं इसको हम, और ये टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको आयरन 2,3 ऑक्साइड, क्योंकि आयरन की दोनों बैलेंसेस यूज होती है। ठीक है, तो हमारा क्या बना Fe3O4, क्योंकि एक आयरन ऑक्साइड बेटे हमारा Fe2O3 भी होता है। ठीक है जी, एक आयरन ऑक्साइड FeO भी होता है, तो बैलेंसी के हिसाब से हर कोई चेंज हो रहा है। और साथ में हाइड्रोजन का क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला H2 होता है। तो ये सब हमने लिख लेना है पहले बार। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको जो है, जब बेटे अब जो हमने ऊपर जो इक्वेशन लिखी है, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, अब चेक करेंगे कि इस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैसे हैं। ठीक है, वो हमको चेक करना है। तो हमें क्या करना है बेटे, अब पहले क्या करेंगे बेटे, बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे हर किसी के ऊपर। जैसे आप देखो ये बॉक्स लगा हुआ है, इधर ये बॉक्स मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इधर ये बॉक्स मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इधर ये बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है। बॉक्स ड्रॉ करने का मतलब क्या है बेटे कि आपको इन बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखना, जो भी लिखना है वो क्या करना है, बॉक्स के अंदर बाहर लिखना है, अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटे कि जो आपने फॉर्मूले लिख लिए हैं उन फॉर्मूलेज को चेंज नहीं करना है। ये नहीं कर लेना है चलो मैं यहाँ Fe3 कर देता हूं मैं और यहाँ 4 कर देता हूं, काम खत्म हो गया मेरा, लो जी बैलेंस हो गई। ये कर सकते नहीं कर सकते हम? नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना है कि इनको हमें नहीं करना है। ये मैंने इधर इनको काट दिया, हमें कुछ भी चीज अंदर नहीं लिखनी, इसलिए हमने क्या किया, बॉक्स हमने जो है बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बेटे कि हम हर एलिमेंट के एटम्स को काउंट करेंगे। जैसे लेफ्ट साइड में देखो बेटे, हमने क्या किया, एक टेबल बना ली हमने ना। अब क्या किया, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। हमने क्या किया बेटे, एलिमेंट की एक टेबल बना ली, एलिमेंट का नीचे नाम लिख लिए, क्या है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब पहले रिएक्टेंट्स पे, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इधर देखो बेटे आयरन के कितने, हमारे 1 एटम है तो हमने यहाँ 1 लिख लिया। इधर हाइड्रोजन के 2 हैं तो हमने यहाँ 2 लिख लिए। इधर ऑक्सीजन के 1 है तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। क्लियर हुआ? हाँ, अब राइट हैंड साइड पे देखेंगे, इधर देखो आयरन के 3 हैं तो हमने यहाँ 3 लिख लिया। इधर ऑक्सीजन के 4 है तो हमने 4 लिख लिया। हाइड्रोजन के 2 है तो यहाँ हमने हाइड्रोजन के 2 लिख लिया। ये हमने क्या किया, इतने सारे चीजों को हमने जो है ये नोट कर लिया। अब आप मुझे ये बताओ बेटे कि ये जो है, अब ये जो है बच्चे ये बताओ मुझे, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड। ये इक्वेशन क्या है हमारी, अनबैलेंस्ड है। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को अब क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। अब देखिए, अब हमें इसको इक्वेशन को बैलेंस स्टार्ट करना है। करना कैसे करेंगे कि कहां से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट बैलेंसिंग द एटम्स ऑफ ए कंपाउंड which contains the maximum number of atoms whether a reactant and product। तो यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया है, Fe3O4 हमने सिलेक्ट किया है। क्लियर हुआ?
हाँ अब देखिए बेटे, अब यहाँ पर हम जैसे Fe3O4 में हमारे पास ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। हाँ अब देखिए Fe3O4 में यदि हम ऑक्सीजन को देखें तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, सॉरी लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन 1 है और राइट साइड में ऑक्सीजन क्या है हमारे पास 4 है। देखिए बेटे क्या है, अब यहाँ पे हमने देखा, देखिए बेटे जो रिएक्टेंट में क्या है, इनिशियली हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, वो भी किसके साथ है, वाटर के साथ है। प्रोडक्ट में हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, वो भी किसके साथ में, Fe3O4 के साथ में है। तो इसका मतलब क्या है बेटे, हम यदि H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास, जैसे इसको हम लिखते हैं 4H2O, हम इसको 4H2O लिख दें तो क्या होगा कि बेटे इधर हमारे नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के 4 हो जाएंगे और इधर भी नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो दोनों तरफ हमने अब क्या कर लिया, ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर दिया। बात क्लियर समझ में आ गई? हाँ अब देखिए, मैंने ऑलरेडी अभी आपको क्या बताया था कि वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट्स। जो फॉर्मूले हैं वही रहेंगे, हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने 4H2O में लगाए थे, मैंने बताया ना कि H2O को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक चीज ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। तो हमारे पास पार्टी बैलेंस इक्वेशन क्या आ गई, Fe + 4H2O, Fe3O4 + H2 अभी हमारे पास आ गई। लेकिन अब एक चीज यहाँ ये देखनी पड़ेगी बेटे कि अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। पहले क्या था कि हाइड्रोजन बैलेंस थी, यदि आप इधर देखो बेटे, इधर देखो तो हाइड्रोजन के दोनों तरफ बैलेंसिंग थी। लेकिन जैसे हमने H2O को 4 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन के इधर क्या हो गए, 8 एटम्स हो गए। इधर कितने हो गए हाइड्रोजन के, 2 एटम्स हो गए। तो अब क्या हुआ, हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करें कि यदि हम इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 8 हो जाएंगे और इधर भी 8 हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जब इधर हमारे पास 8 एटम हाइड्रोजन के हो गए थे, तो इसका मतलब हम लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हाइड्रोजन को, तो यहाँ भी हम 4 लिख दें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये हमारा 8 हाइड्रोजन के हो जाएंगे। तो अब इससे क्या होगा हमारे पास, अब क्या करना है हमको, तो हमने इक्वेशन में 4H2 में भी लिख दिया और 4H2 में तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ था। तो हमारी इक्वेशन अब इस तरीके से आ गई। तो अब देखिए बेटे, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई, लेकिन अभी भी क्या अनबैलेंस है, अभी भी आयरन अनबैलेंस है। यदि हम रिएक्टेंट साइड में देखें तो आयरन का 1 ही एटम है और प्रोडक्ट साइड में देखें तो आयरन के 3 एटम है। तो इसका मतलब क्या करें कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 3 लिखते हैं। तो मतलब क्या है, ये रिएक्टेंट साइड में जो हमारे पास आयरन है, ये तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 3 आयरन के हो जाएंगे एटम और यहाँ भी हमारे 3 आयरन के एटम है। तो दोनों तरफ क्या हुआ, आपने बैलेंस कर दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो देखिए, अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, कोएफिशिएंट 3 यहाँ लगा देंगे। तब हमारी जो अब इक्वेशन आ गई वो आ गई 3Fe + 4H2O, एरो लगा के Fe3O4 और प्लस 4H2O, H2, ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन, अब ये बन गई। अब ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, कंप्लीटली बैलेंस हुई कि नहीं हुई? तो अब ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, कंप्लीटली बैलेंस हो गई। क्लियर हुआ? अब क्या करना है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, अगेन दोबारा हम काउंट कर लेंगे दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में भी प्रोडक्ट साइड में भी, और देखते हैं कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं। देखो इधर भी आयरन के 3, इधर भी आयरन के 3, इधर हाइड्रोजन के 8, इधर भी हाइड्रोजन के 8, ये 4 × 1 4 ऑक्सीजन के, तो यहाँ भी 4 ऑक्सीजन के। तो हमारी अब ये इक्वेशन पूरी क्या हो गई है,
बैलेंस। बैलेंस। बात समझ में आ गई? हाँ। ओके, चलिए रीड करो इसको आप। Steps involving in balancing of a chemical equation. Write the chemical equation in the form of word equation. Keep the reactants on the left hand side LHS and products on the right hand side RHS. Separating them by an arrowhead pointing from the reactants towards the products. Example: iron plus steam arrow, ferric oxide plus hydrogen. Convert the word equation into the symbol equation by writing the symbols and formulas of all the reactants and products. Example: Fe plus H2O is equals the arrow Fe3O4 plus H2. To balance this equation, now follow the following steps. A. First, draw boxes around each formula. Do not change anything inside boxes while balancing the boxes. B. List the number of atoms of different elements present in the unbalanced equation. Element Fe, number of atoms in reactants. C. Start balancing the atoms of a compound which contains the maximum number of atoms, whether a reactant or a product. Example: in our example, we select Fe3O4. Having selected the compound with the biggest formula as above, first balance the element of this compound which has the highest number of atoms, then balance other elements one by one. Example. नहीं आगे बढ़ो, मैंने चेंज कर दिया. We cannot alter the formula of compounds or elements involved in the equation. To balance coefficient 4 before H2O or LHS, now partially balanced equation is Fe plus 4H2O is equals to Fe3O4 plus H2. Fe and H are still not balanced. To balance, put coefficients 4 before H2 on RHS. The equation will be Fe plus 4H2O is equals to Fe3O4 plus 4H2. To balance, put coefficient 3 before Fe on LHS. The equation will be 3Fe plus F plus 4H2O arrow Fe3OH plus 4H2. Fe3O4, not OH. OH. Finally, to check the correctness of the equation, count amounts of each element. Atoms of each element on reactant and product side. Now the balance equation is 3Fe plus 4H2O arrow Fe3O4 plus 4H2. ये बताओ बेटे, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई? हाँ. लेकिन क्या कंप्लीट है इक्वेशन? हाँ. पक्का? हाँ. श्योर? और क्या हो सकता है इसमें? और क्या हो सकता है बताओ, और क्या हो सकता है इसमें? बोलो. और नहीं बेटे, अब हम इक्वेशन के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे. अब हम क्या बनाएंगे? वी विल मेक दिस इक्वेशन इवन मोर इंफॉर्मेटिव. समझ में आया कि नहीं? हाँ. तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? बेसिकली मेकिंग द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव. मतलब इसके अंदर और क्या इंफॉर्मेशन डालें जिससे कि कोई भी बेटे इक्वेशन देखे और समझ जाए क्या हो रहा है इसके अंदर. उसको पूरा 4-5 लाइनें पढ़ने की जरूरत ही ना हो, पर एक ही इक्वेशन को देख ले और समझ जाए कि पूरा का पूरा क्या हो रहा है इसके अंदर. तो इसलिए क्या करते हैं हम? केमिकल इक्वेशंस को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं. क्लियर? देखिए, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं बेसिकली, हम इसमें बेटे फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं. मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है वो हम लिख सकते हैं उसके साथ में. ठीक है. दूसरा क्या कर सकते हैं? बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन. मतलब क्या है कि हीट अंदर आ रही है या हीट बाहर जा रही है, मतलब एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, वो भी हम यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं. ठीक है. और तीसरा हम क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस. कभी कभी कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ होती हैं कि जो बेटे हीट करने पे स्टार्ट होती हैं, कुछ होती हैं कि जहाँ कैटलिस्ट ही स्टार्ट करता है उनको, कुछ होती हैं कि सनलाइट में स्टार्ट होंगी, कुछ में कोई रिएक्शन होती है, कुछ में कोई कंडीशन होती है, तो कोई पर्टिकुलर किसी केमिकल की प्रेजेंस में स्टार्ट होंगी.
तो ये तीन चीजें हैं बेटे, इनको हमने ग्रुप किया है 3 पॉइंट्स में, कि जहां पर हम बेटे इक्वेशन को साथ में लिख करके उसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते। क्लियर हुआ? हाँ। अब देखिए इसमें पहला तरीका हम देखते हैं, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। हमने फिजिकल स्टेट बेटे किसी भी कंपाउंड की या किसी भी मैटर की क्या पढ़ी है, कि या तो वो सॉलिड होगा, या वो लिक्विड होगा, या वो गैस होगा। इसके अलावा तो तीन चीजें, इसके अलावा तो नहीं पढ़ा हमने। नहीं। लेकिन केमिस्ट्री में एक और फिजिकल स्टेट पढ़नी है, एक्वस सॉल्यूशन। मतलब सॉलिड लिक्विड गैस तो है ही है। अब आप कहोगे कि एक्वस सॉल्यूशन भी तो लिक्विड ही होता है ना। हाँ। बेटे एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन? पानी में पानी का कोई घोल। हाँ, एक्वस सॉल्यूशन मीन्स द सॉल्यूशन इन द वाटर। मतलब क्या है, यहाँ पर वाटर इज वर्किंग एज ए सॉल्वेंट। बेटे क्या वाटर के अलावा कोई और भी सॉल्वेंट होता है जिसमें हम सॉल्यूशन बना सकते हैं? हाँ, जैसे एग्जांपल है अल्कोहल। उसके अलावा और नाइन्थ में पढ़ाए थे आपको, मिल्क हो गया, मिल्क में चीनी मिल सकती है। क्या? मिल्क। ओके, और याद नहीं आ रहा। और याद नहीं आ रहा? नहीं। बेटे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, और डिफरेंट ऑयल हो गए, ये सब क्या है, हमारे सॉल्वेंट होते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, बात समझ में आ गई? हाँ। ये ऑयल है, ये सारे के सारे हमारे लिक्विड में आ जाएंगे, ध्यान रखना बेटे। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या आएगा, इवन वाटर भी लिक्विड में ही आएगा, ध्यान रखना बेटे। ये तो वाटर लिखने जा रहे हैं तो उसकी लिक्विड, गैस या सॉलिड तीनों में से कोई भी एक स्टेट लिखेंगे। लेकिन यदि वाटर के अंदर कोई सॉल्ट मिक्स है, कोई एसिड मिक्स है, कोई बेस मिक्स है, तो उस केस में उसको हम एक्वस सॉल्यूशन मानेंगे। क्लियर हुआ? हाँ। तो अब देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे। सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल ब्रैकेट एस से। मतलब जैसे मुझे एफ लिखना है तो एफ के साथ में ब्रैकेट एस लिख दूंगा मैं, क्योंकि आयरन क्या होता है हमारे पास, सॉलिड। लिक्विड आयरन होता है क्या? अगर हम इसे पिघला लें तो वो बन सकता है। हाँ, मेल्ट करा लें तो बन सकता है लिक्विड आयरन। तो इसलिए, लेकिन नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं बेटे, आयरन की सॉलिड स्टेट ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, लिक्विड स्टेट को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे H2 हम मान लीजिए यूज कर रहे हैं तो ब्रैकेट में एल लिखेंगे। एक्वस सॉल्यूशन जैसे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, या सॉलिड भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी सॉलिड यूज करते हैं, लेकिन सॉलिड में कोई रिएक्शन नहीं होती, ध्यान रखना बेटे। लेकिन NaCl में हमको एक्वस सॉल्यूशन की मोस्टली रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में AQ लिखेंगे। ठीक है, जितने भी एसिड्स हैं उनके साथ में क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे। जितने भी बेस है सबके साथ में क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे। क्लियर हुआ? हाँ। गैसियस स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल स्मॉल g से। जैसे वाटर है, वाटर को हम आइस यूज कर रहे हैं तो एस लिखेंगे। यदि हम इसमें लिक्विड फॉर्म यूज कर रहे हैं वाटर की तो एल लिखेंगे। यदि हम स्टीम यूज कर रहे हैं वाटर को तो हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। ऐसे ही जैसे हाइड्रोजन है गैस है, ऑक्सीजन है गैस है, सबके साथ में जी लिखेंगे। बात समझ में आ गई? तो बेटे इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, फिजिकल स्टेट्स की चीजें लिख सकते हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। क्या लिखना है, सिर्फ ब्रैकेट में एस एल AQ या जी लिख देना है उसके साथ में, कंपाउंड के या एलिमेंट के साथ। क्लियर हुआ? हाँ। अब देखिए, और ये कहाँ पुट करते हैं, आर पुट इट जस्ट आफ्टर द सिंबल्स ऑफ द फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जैसे आप ये देखिए, जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा था, तो आयरन उसमें क्या लिया हमने,
सॉलिड फॉर्म में लिया है तो ब्रैकेट में एस लिख दिया। वाटर क्या लिया था हमने, स्टीम ली थी, क्या ली थी हमने, स्टीम, तो इसलिए वाटर के साथ क्या लिख दिया हमने, जी लिख दिया। अब जो Fe3O4 बनेगा वो सॉलिड बनेगा, तो इसलिए हमने एस लिख दिया। और जो हाइड्रोजन निकलती है वो गैसियस फॉर्म में निकलती है, तो इसलिए ब्रैकेट में हमने क्या लिया है, जी लिया हुआ है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो इससे हमारी जो इक्वेशन है उसमें इंफॉर्मेशन ऐड हो गई कि क्या हम फिजिकल स्टेट्स को यूज कर रहे हैं। यस बेटे, मैंने आपको बताया था प्रेसिपिटेट क्या होता है, कि जो सॉलिड सब्सटेंस बनता है, क्या बनता है, जो सॉलिड से, जब भी हम किसी रिएक्शन को कराते हैं ये तो उसमें साथ में कोई सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है, मतलब, लेकिन ध्यान रखना है सॉलिड सब्सटेंस हम ये नहीं कि सॉलिड से सॉलिड बना रहे हैं। जब भी हम कोई लिक्विड या गैस के साथ में रिएक्शन करके सॉलिड बन रहा है तभी हम उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि प्रेसिपिटेट क्या है, सॉलिड स्टेट होती है, तो इसको हम ब्रैकेट एस के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, अब देखिए बेटे, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको कल बताया था कि ऐसे लाइम वाटर को हम ओपन छोड़ दें हवा में तो वो क्या होता है, मिल्की मिल्की सा हो जाता है ना, या हम उसके अंदर हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो कराएं तो वो मिल्की मिल्की हो जाता है। क्यों हो जाता है मिल्की? क्योंकि उसमें बेटे कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। बात समझ में आ गई? हाँ, क्यों बनता है बेटे? क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट उसके अंदर बनता है, और व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाने के लिए हमें क्या करना है, एस ब्रैकेट में लिखना है। क्लियर हुआ? हाँ, जब भी ऐसा करेंगे तो नीचे लिख देंगे, कलर ऑफ पीपीटी भी साथ में लिख देते हैं, व्हाइट पीपीटी, मतलब प्रेसिपिटेट को हम पीपीटी लिख देते हैं, ठीक है। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। क्लियर, समझ में आया? हाँ, अब देखिए बेटे, सेकंड हम किस तरीके से इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं इसको, हीट चेंजेस क्या हो रहे हैं। हीट चेंजेस का मतलब कि या तो हीट एनर्जी दी जा रही है या हीट एनर्जी क्या है, बाहर आ रही है। मींस आइदर द रिएक्शन इज एब्सॉर्बिंग द एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड और इट इज रिलीजिंग द एनर्जी टू द आउटसाइड, मतलब या तो बाहर दे रहा है या बाहर अंदर ले रहा है। तो जब भी बेटे हीट इवोल्व होगी, हीट इवोल्व का मतलब क्या है कि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या कहते हैं गर्म हो रहा है। इन इक्वेशंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हमने बाहर से कोई भी हीट नहीं दी है फिर भी हमें हीट मिल रही है, उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम राइट साइड में या तो प्लस हीट लिखेंगे या प्लस हीट एनर्जी लिखने से हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी इक्वेशन क्या है, एक हमारी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हुआ? हाँ, तो राइट साइड में या तो प्लस हीट लिखते हैं या प्लस हीट एनर्जी लिखते हैं या एनर्जी लिखते हैं। अब ये देखिए एक एग्जांपल है बेटे, जैसे कोल, कार्बन कहां से आ रहा है, कोल से आ रहा है। जब ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में हीट देता है। मतलब क्या है, इससे हम इतनी हीट देता है कि इससे कुछ भी चीज बना सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अब मीथेन गैस, बेटे मीथेन गैस, इसको मार्श गैस भी बोलते हैं हम इसको। जो सीएनजी जो होती है नेचुरल गैस, उसके अंदर यही गैस होती है। और ये बायोगैस में भी ध्यान रखना बेटे, बायोगैस पता है क्या होती है बायोगैस, बच्चे? बायोगैस आप लोगों को पता है कि नहीं? वो गोबर से बनती है, हाँ, वो जो गोबर से बनती है। हाँ, जो गोबर से बनती है उसको गोबर गैस भी बोलते हैं। जो गोबर को सड़ाने से, गोबर के डिकम्पोजिशन से जो गैस बनेगी, ध्यान रखना बेटे, किसी भी टाइप के एक्सक्रीटा, गार्बेज, जब भी उसको हम डिकम्पोज कराएंगे तो उससे बायोगैस बनती है, उसको मीथेन होती है उसके अंदर। क्लियर? जी, जब हम बेटे गैस को, इवन एलपीजी को जब बर्न करते हैं, हम एलपीजी बर्न करें, कोल बर्न करें, हम जो है फूड बर्न करें, पेट्रोल बर्न करें, हम डीजल बर्न करें, अल्कोहल बर्न करें, कुछ भी चीज फ्यूल है जितने भी जलाएंगे, सबसे क्या निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है। और वो हीट एनर्जी को हम कहाँ लिखते हैं,
राइट हैंड साइड पे प्लस के साथ साइन के साथ लिखते हैं। प्लस हमने यहाँ लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि बेटे हीट इवॉल्व हो रही है। इसके साथ में और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। देखिए यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पे बेटे मीथेन गैस होती है तो गैस का सिंबल लिख दिया, ऑक्सीजन गैस होती है तो गैस का हमने वो लिख दिया स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो गैसियस स्टेट लिख दी। वाटर चूंकि यहाँ हीट की वजह से लिक्विड नहीं बनता बेटे, वेपर्स बनती है, तो इसलिए यहाँ पर हमने जी लिखा, ध्यान रखना बेटे। और साथ में क्या हमने हीट एनर्जी लिखी। ये बात क्लियर समझ में आ गई? हाँ। अब देखिए ये हीट एब्जॉर्ब है या बाहर से हम गर्म कर रहे हैं उसको, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हम क्या करते हैं, या तो प्लस हीट लेफ्ट साइड में लिखते हैं या यहां भी लिख सकते हैं, एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। या तो प्लस हीट या हीट एनर्जी या एनर्जी लेफ्ट साइड में लिखेंगे, या इसको हम एरो के साइड में भी लिख, एरो के साथ भी ऊपर भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ। जब बेटे नाइट्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट कराते हैं तो उसको हीट कराना पड़ता है हमको बाहर से। तो जब हम हीट कराएंगे तो उससे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। तो ये एग्जांपल हमारा हो गया इसका, जहां हीट बाहर से हम दे रहे हैं, मतलब हीट इज एब्सॉर्ब्ड। ये एग्जांपल हो गया जहां हीट इज ओर। ये क्लियर आ गई? तो ये इंफॉर्मेशन देकर के भी बेटे हम बना सकते हैं अपनी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव। क्लियर हुआ? हाँ। हेलो? हाँ मैम। ओके। अब देखिए तीसरा क्या है बेटे, तीसरे में हम जो है कि कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ऐसी क्या कंडीशन है जिसके अंदर ये बेटे ये रिएक्शन हमारी हो रही है। तो मतलब क्या है बेटे, यदि किसी रिएक्शन के लिए हीट रिक्वायर्ड है, मतलब बगैर गर्म किए वो रिएक्शन होगी ही नहीं, जब तक हम इसको गर्म नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या करेंगे, हीट का साइन होता है डेल्टा, जैसे आप ये देख रहे हो डेल्टा साइन, इस डेल्टा साइन को हम एरो के ऊपर लगा देंगे कि भाई वी आर गिविंग द हीट, वी आर हीटिंग दिस रिएक्शन टू टेक प्लेस। क्लियर और नॉट? हाँ। इसको हम एरो के ऊपर लगा देते हैं। कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कैटालिस्ट रिक्वायर्ड होता है, कल भी बताया था मैंने कैटालिस्ट क्या होता है, और ये इक्वेशन पहले भी एक दो बार समझाई है मैंने। ठीक है? तो बेटे ये जो है, तो देखिए जब बेटे कैटालिस्ट भी चाहिए तो हमने कैटालिस्ट को भी साथ में लिख दिया MnO2, तो ये भी हम इसके साथ में लिख देंगे, या तो ऊपर लिख देंगे नीचे, लेकिन एरो के साथ में लिखना है, या तो एरो के ऊपर या एरो के नीचे। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है इस रिएक्शन में, पहले हमने डेल्टा लिखा हुआ है, मींस दैट वी हैव टू हीट दिस एंड देन MnO2 वी हैव टू पुट द कैटालिस्ट ओनली, देन द रिएक्शन विल टेक। अब क्या है बेसिकली, अब तीसरा क्या है, कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। कभी कभी बेटे किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, नॉट ओनली फॉर स्टार्ट, कभी कभी उसको बेटर रिजल्ट लाने के लिए भी हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर उससे ऊपर गया नीचे गया तो कुछ और बन जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ। इसके अलावा बेटे क्या है, प्रेशर। बहुत सारी रिएक्शंस में कभी कभी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो प्रॉपर प्रेशर मेंटेन करना मांगती हैं, या तो उनको उतना प्रेशर नहीं रखा गया तो वो क्या होंगी, रिएक्शन नहीं होगी। तो इस टाइप की यदि इंफॉर्मेशन है तो हम एरो के ऊपर या नीचे दे देंगे। क्लियर हुआ? हाँ। अब देखिए ये जो रिएक्शन है बेटे, यहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला लिख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, CO। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, ये हमारा CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है। देखिए जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या क्या कंडीशंस हैं कि हमारे पास 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। कैन यू जस्ट टेल मी कि बेटे 300 एटॉमिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर? पता है, नहीं पता? अच्छा देखिए बेटे,
अच्छा ये बताओ, अभी हमारे बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ता है नहीं पड़ता है हवा वगैरह का, एटमॉस्फेयर का? हाँ, तो हम फील क्यों नहीं करते? हम वो प्रेशर फील क्यों नहीं करते? क्योंकि वो इतना नहीं, हमारी बॉडी भी उतना ही प्रेशर दे देती है। हाँ, हमारी बॉडी भी उतना ही प्रेशर डालती है बाहर, तो वो इक्वलाइज हो जाता है। तो मतलब क्या, जितना हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है उसका 300 टाइम, उसका कितना? 300 टाइम। अब मान लो हमारे ऊपर 300 टाइम प्रेशर पड़ जाए तो क्या होगा? हम पिचक जाएंगे। पिचक जाएंगे। मतलब क्रैश कर जाएगी हमारी बॉडी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इवन बेटे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.5 टाइम ही हो जाए ना तो हमारी बॉडी ब्लीड कर जाएगी, ठीक है ना? तो मतलब इसकी एक कंडीशन क्या है कि 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। दूसरा क्या है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। कितना टेम्परेचर मेंटेन रखना है? मेंटेन की बात कर रहा हूं यहाँ पर, 300 तक नहीं जा रहा, 300 को मेंटेन रखना है, ना उससे नीचे ना उससे ऊपर। ये हमारी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ में क्या है, ZnO प्लस CrO3 मींस इट इज ए मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। एक्चुअली Cr2O3 है। क्या है ये? Cr2। ये Cr2O3 है। तो इसका जो मिक्सचर है वो किस चीज का काम कर रहा है? वो एज ए कैटालिस्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पर इतनी इंफॉर्मेशन हमने दे दी तो हमें ये पता लग जाएगा इक्वेशन देख करके कि कितना प्रेशर है, क्या स्टेट यूज कर रहे हैं, क्या कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर इतना मेंटेन रख रहे हैं, तो इसका मतलब हीट भी दे रहे होंगे। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पता लगती है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। अब एक और रिएक्शन देखिए बेटे, ये किस चीज की रिएक्शन है मुझे बता सकते हो? बोलो। पता। अरे ध्यान से पढ़ो, इतनी बार तो इस इक्वेशन को पढ़ चुके हो। फोटोसिंथेसिस की है। हाँ, ये तो फोटोसिंथेसिस की है। हाँ। अरे याद आ गया। ये किस चीज की है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। अब आपने फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तो गैसियस फॉर्म आ गई। हाँ। वाटर किस फॉर्म में लेते हैं, लिक्विड के फॉर्म में या वेपर के फॉर्म में? गैसियस। नहीं बेटे, वाटर कहाँ से अब्जॉर्ब होता है? नीचे से अब्जॉर्ब होता है। इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो एल लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ। और क्या यूज करते हैं? सनलाइट चाहिए नहीं चाहिए, या बगैर सनलाइट की रिएक्शन हो जाती है? नहीं चाहिए सनलाइट। और साथ में क्या चाहिए? क्लोरोफिल जरूरी है, मतलब लिविंग मटेरियल बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज तो हर कोई फोटोसिंथेसिस कर लेगा। तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ग्लूकोज को एक्वस क्यों लिखा है? क्योंकि बेटे ग्लूकोज प्लांट के अंदर पानी में डिसॉल्व रहता है। आपने जो ग्लूकोज खाया होगा वो सॉलिड खाया होगा, पाउडर, ये सुनो। हाँ। हाँ। लेकिन प्लांट में जब बेटे ग्लूकोज बनता है तो क्योंकि प्लांट के अंदर तो पानी होता है ना, तो पानी के अंदर डिसॉल्व रहता है, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में कहाँ निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। तो ये देखो, इसमें भी क्या हमारे पास एक स्पेशल कंडीशन हमारे पास है। ऐसे और भी बहुत सारी इक्वेशन होंगी जहां पर बेटे स्पेशल कंडीशन हमको चाहिए होती। क्लियर हुआ? हाँ। पढ़िए बेटे। Making chemical equation more informative. There are three ways in which the chemical equations can be made more informative: by indicating the physical states of the reactants and the products, by indicating the heat changes taking place in the reaction, by indicating the conditions under which the reaction takes place. First, by indicating the physical states of the reactants and products, Latin symbols of physical states. To make a chemical equation more informative, the physical states of the reactants and products are mentioned along with their chemical formula. There can be four physical states for the reactions and products of a chemical reaction: solid, liquid, aqueous, solution, and gas. Solid state is indicated by the symbol S. Liquid state is indicated by the symbol L. Aqueous solution is indicated by the symbol AQ. Gaseous state is indicated by the symbol G.
The above symbols are put just after the symbols of formula of reactants and products in an equation. Example: 3FeS plus 4H2O produces Fe3O4S plus 4H2G. In this equation, water is used in the form of steam. Since precipitate is a solid substance, it is represented by the symbol S. Example: CaOH2 aqua calcium hydroxide lime water plus carbon dioxide CO2 carbon dioxide G produces CaCO3 calcium carbonate as white PPT plus H2O. By indicating the heat changes taking place in the reaction. If the heat is evolved, that is exothermic reaction, is indicated by writing plus heat or plus heat energy or just plus energy on the product side of an equation. Example: CS plus O2G produces CO2G plus heat. CH4G plus 2O2G produces CO2G plus 2H2G in the form of vapors plus heat energy. CH4 is a methane or natural gas. If heat is absorbed, that is endothermic reaction, is indicated by plus heat or plus heat energy or just plus energy on the reaction side of the equation. Example: N2G plus O2G plus heat produces 2NOG nitrogen monoxide. By indicating the conditions under which a reaction takes place. If heat is required for a reaction to take place, then the heat sign delta is put over the arrow of the equation. If the reaction takes place in the presence of a catalyst, then the symbol or formula of the catalyst is written above or below the arrow sign in the equation. Example: 2KClO3 as produces triangle MnO2 gives 2KCl plus 3O2G, in which triangle is heat is required, MnO2 is catalyst. The conditions of temperature and pressure at which the reaction takes place are indicated by writing their values above or below the arrow sign in the equation. Example: COG plus 2H2G in the presence of 300 atom and 80 m and 300 degrees Celsius, ZNO plus Cr2O3 gives CH3OHL. Here 300 atom is pressure, 300 degrees Celsius is temperature, ZNO plus CrO3 is catalyst mixture of zinc. यहाँ क्या लिखेंगे? Cr2O3, right? Cr2O3 is catalyst mixture of the zinc dioxide and chromium oxide. आप रुकिए बेटे, अब देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करो. Write a balanced equation for the following reaction. Methane burns in oxygen to form carbon dioxide in water. देखिए बेटे मीथेन का क्या है, ऐसे आप मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड and plus water. Okay. So, what is the formula of methane? Is CH4. What is the formula of oxygen? O2. O2. It is carbon dioxide CO2 and water is H2O. H2O. Clear? अब देखिए बेटे, अब यहाँ एक छोटी सी टेबल बना लो. ये नंबर हमारे पास एलिमेंट यहाँ लिख लो, रिएक्टेंट में लिख लो हमारे पास कितने एटम्स है और हमारा प्रोडक्ट्स में कितने एटम्स. ये कभी प्रॉब्लम आए वैसे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, और कभी लग रहा है कि समस्या आ रही है तो आप इसका बहुत बढ़िया तरीका है कि इसको एक बार लिख लो. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही 3 एलिमेंट है हमारे पास. कार्बन के कितने हैं यहाँ पर? 1 है, यहाँ भी 1 है. अरे इधर भी 1 है कि नहीं कार्बन? इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं. इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 2 + 1 3 है. तो हम पहले कहां से स्टार्ट कर लें बेटे? हाइड्रोजन से स्टार्ट कर लें. मतलब क्या है कि इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 हो जाएंगे. तो हाइड्रोजन है कहां पर? हमारा यहाँ पर है ये. तो यहाँ हम इसको 2 आगे लिख दे तो हमारा ये क्या हो गया? ये
हाइड्रोजन हमारी बैलेंस हो गई दोनों साइड। लेकिन बेटे आप देखोगे जैसे हाइड्रोजन बैलेंस हुई, अब ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गई, पहले से ऑलरेडी थी। अब यहाँ पर आफ्टर ये जो है आफ्टर बैलेंसिंग, अब यहाँ पर हमारे बेटे 4 एटम्स ऑक्सीजन के हो गए। क्लियर हुआ कि नहीं? हेलो हेलो, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, तो अब क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 हो जाएंगे, तो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। कार्बन ऑलरेडी क्या है हमारी, बैलेंस है। तो तुम्हारा क्या यही आंसर आया था ना? हाँ, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें थोड़ा सा इसको और इंफॉर्मेटिव बनाना है। तो थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, मीथेन क्या है हमारी, गैस है, जी लिख देंगे। ऑक्सीजन क्या होती है हमारी, गैस है, तो ये भी जी लिख देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जी लिख देंगे। और H2O में क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे? जी नहीं, वाटर में क्या लिखेंगे हम, गैस लिखेंगे। यहाँ पर बताइए क्यों लिखेंगे गैस? क्यों? बेटे जब भी मीथेन बर्न करेगी तो क्या निकालेगी, लॉट ऑफ हीट निकालेगी साथ में। उस हीट की वजह से बेटे वाटर जो बनेगा, इट विल बी फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ गैस, नॉट द इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये इन द फॉर्म ऑफ गैस बनेगा, ना कि इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड बनेगा, बिकॉज ऑफ द हीट जनरेटेड। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, ये हमने सिंबल्स लिखने के बाद अभी हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। ये बात समझ में आ गई? हाँ, अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? तो इसमें क्या क्या हमारे पास है, एक हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या जिनको हम सिंथेसिस रिएक्शंस भी बोलते हैं, जहां पर बेटे 2 एलिमेंट या 2 कंपाउंड, एक एलिमेंट या एक कंपाउंड मिलके क्या बनाएंगे, सिर्फ एक सब्सटेंस बनाएंगे। उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। फिर हमारे पास आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसमें क्या होगा, एक जो सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है, डिकम्पोज होकर के 2 या उससे ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट बनाएगा। क्लियर? हेलो हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ, मुझे मैंने क्या बोला बेटे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होगा कि जहां एक कंपाउंड डिकम्पोज होकर के 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंस बनाएगा। डिकम्पोज होने के लिए क्या कराना पड़ेगा बेटे, हमें एनर्जी देनी होती है, या तो इन द फॉर्म ऑफ हीट, या इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डिफरेंट टाइप की हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होगा बच्चे, कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, तो वो हमारी क्या होंगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होंगी। देन आएगी हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, आपस में आयन एक्सचेंज होगा। इधर वाला दूसरे कंपाउंड का आयन पहले वाले के साथ चला जाएगा, पहले वाले का दूसरे वाले के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर आयन डिस्प्लेसमेंट होंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जिनको हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ ऑक्सीजन ऐड होता है, कुछ ऐसी होती है जहाँ हाइड्रोजन ऐड होता है, कुछ ऐसी होती है जहाँ ऑक्सीजन रिमूव होता है, कुछ ऐसी होती है जहाँ हाइड्रोजन रिमूव होता है, कुछ ऐसी होती है जहाँ इन दोनों में से ना होकर के इलेक्ट्रॉन चेंजेस आते हैं। तो कुछ केस में मतलब क्या है कि हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये बेटे 5 टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हम इसको पढ़ेंगे। और ये फिर हम कब स्टार्ट करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको स्टार्ट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही है। और तुम ये बताओ बेटे, मेरे नोट्स पढ़ रहे हो कि नहीं?